I am a Hindu, a mad Hindu. एक इंसान जो सरेआम ये दावा करता है कि जी हाँ मैंने और मेरी पार्टी ने ही बाबरी मस्जिद को तोड़ने में मुख्य भूमिका निभाई है, बट उसके बाद भी देश की गवर्नमेंट के पास उसके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं होगी। आखिर एक इंसान में इतनी पावर कहां से आ गई कि बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के भी वो देश की हर पावर वाली पार्टी से भी एक दर्जा ऊपर था, जिससे स्टेट के मुख्यमंत्री से लेकर देश के पीएम भी कहीं ना कहीं डरे रहते थे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट श्री बाला साहेब ठाकरे, जिन्होंने शिवसेना पार्टी की नींव रखी। आप अपना पूरा नाम ऑनरेबल कोर्ट को बताइए। बाळ केशव ठाकरे। वो एक ऐसे इंसान थे जिनसे अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम भी डरता था, जो जब तक जिंदा थे वे खुद में ही सरकार थे। कहा जाता है कि उनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता था महाराष्ट्र में। आज हम बात करेंगे एक पतले दुबले कद काठी वाले साधारण से परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के बारे में, जो अपना करियर एक छोटे से कार्टून आर्टिस्ट के रूप में देखता था। वो कैसे इतना पावरफुल आदमी बन गया और ये क्यों मुस्लिमों के खिलाफ इतने कट्टर हो गए। बाला साहेब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 में पुणे के केशव सीताराम ठाकरे के यहाँ हुआ। इनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पीछे इनके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इनके पिता केशव सीताराम ठाकरे एक कार्टून आर्टिस्ट भी थे और साथ ही प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर भी हुआ करते थे समयुगा महाराष्ट्र मूवमेंट के, जिनकी मांग थी कि मराठी बोलने वाले लोगों के लिए सेपरेट स्टेट हो। 10 भाइयों बहनों के बीच बाला साहेब ठाकरे सबसे बड़े थे। बचपन से ही बाला साहेब को कार्टून बनाने का बड़ा शौक था। उनके पिता केशव ठाकरे ने अपने बेटे को इंटरेस्ट को देखते हुए उनकी हाथों में ब्रश थमा दिया और इन्हीं कारणों से बाला साहेब ठाकरे आगे जाकर एक कार्टून आर्टिस्ट बन गए। उन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग में द फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज़पेपर पर वर्क किया, जहां पर वो पॉलिटिकल कॉमिक्स अटायर बनाया करते थे। 21 साल की एज में उनकी शादी सरला वैद्य से करा दी गई, जिन्हें हम मीनाताई ठाकरे के नाम से जानते हैं। फिर आता है 1963, जब दक्षिण भारत और गुजरात के लोगों के लिए महाराष्ट्र के लोगों के माइंड में बहुत गुस्सा और असंतोष फैल जाता है, क्योंकि उस टाइम में हर गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेस में दक्षिण भारत और गुजरात के लोगों का बोलबाला था, जिससे अपने ही स्टेट में होने के बावजूद भी महाराष्ट्रियन लोगों को जॉब नहीं मिल पाता था। और उसके साथ ही महाराष्ट्र में अदर स्टेट से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। ऐसे में महाराष्ट्र के लोगों को लगने लगा था कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। मराठी युवाओं के मन में लगी इस चिंगारी को सबसे पहले हवा दी कार्टून बनाने वाले बाला साहेब ठाकरे ने। उन्होंने सभी मराठी लोगों को यह समझाना शुरू कर दिया कि महाराष्ट्र में अगर सबसे पहला किसी का अधिकार है तो वो है मराठियों का। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बाला साहेब ठाकरे ने 1963 में अपनी खुद की मराठी मैगजीन मार्मिक को लॉन्च किया। इस मैगजीन में बाला साहेब ने मराठियों के ऊपर हो रहे अत्याचार और नौकरी के मामले में आवाज उठानी शुरू कर दी। देखते ही देखते बाला साहेब की ये मैगजीन धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में पॉपुलर हो गई। मराठियों को जब ये पता चलने लगा कि उनके हक के लिए कोई है जो उनके लिए आवाज उठा रहा है, तो वो बाला साहेब ठाकरे की बात को सीरियसली लेने लगे, जिससे उनके फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। बट यहाँ पर उन्हें गाइडेंस की जरूरत थी, जो उन्हें उनके पिता केशव ठाकरे से मिली। बाला साहेब ठाकरे के पिता ने उन्हें गाइड किया कि महाराष्ट्र के लोगों के हित की लड़ाई सिर्फ इस तरह मैगजीन से नहीं जीती जा सकती। उनका ये सारा मैगजीन से लोगों को जोड़ने का था। उनके पिता ने कहा कि लोगों के अधिकार के लिए लड़ने के खातिर हमें एक बड़ा संगठन बनाना होगा, जिसके बाद पिता की सलाह से बाला साहेब ठाकरे छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के नाम से 19 जून 1966 में शिवसेना पार्टी का फॉर्मेशन किया। अब ये पार्टी तुरंत अपने काम पर लग गई और पूरे महाराष्ट्र में स्ट्राइक और प्रोटेस्ट करने लगे। साथ ही गुजरात और दक्षिण भारत के लोगों पर भी अटैक करने लगे, जिसके कारण बाला साहेब ठाकरे पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के इंजाम पर 1959 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। बट धीरे धीरे गुजरातियों और दक्षिण भारतीयों के खिलाफ ये मूवमेंट इतना ज्यादा डेंजरस हो गया कि पुलिस भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मीन्स महाराष्ट्र लगभग पूरी तरह से जल रहा था। उस टाइम महाराष्ट्र के प्रेजेंट सीएम वसंतराव नाईक थे, जिन्होंने महाराष्ट्र को बचाने के लिए बाला साहेब से रिक्वेस्ट की कि ये मूवमेंट बंद हो जाए, जिसके बाद बाला साहेब ने लोगों से अपील की और इस वायलेंस को पूरी तरह से एंड कर दिया। और इसी इंसिडेंट के कारण अदर स्टेट के लोग भी जानने लगे कि इंडिया में भी एक ऐसा पॉलिटिशियन
पॉलिटिशियन है जो एक डॉन की तरह वर्क करता है, जिसके बाद उनकी छवि को एक डॉन के रूप में देखा जाने लगा और इसी इमेज के कारण उनसे अंडरवर्ल्ड के डॉन भी थोड़ा डरने लगे थे। उस टाइम मुंबई में दाऊद इब्राहिम और करीम लाला जैसे गैंगस्टर्स का काफी प्रभाव था। उस टाइम मुंबई सिटी बिल्कुल भी सेफ सिटी नहीं थी। बाला साहेब की पावर इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने छोटे चोर से लेकर बड़े बड़े गैंगस्टर्स की हालत खराब कर दी। अगर वहां के गरीब लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो सबसे पहले बाला साहेब के घर को खटखटाते थे। यही कारण है कि मुंबई पहले से आज बहुत सेफ है। 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हो रहा था, तब किसी भी पॉलिटिशियन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आतंकियों के खिलाफ कुछ बोल सके। बट उस टाइम बाला साहेब ही थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को खुलकर बोला था। महाराष्ट्र में बाला साहेब जी ने हमारे बच्चों के लिए सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पेशल कोटा सैंक्शन किया है, तो केंद्र सरकार पूरे भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? कुछ वर्ष बाद 1993 में टेररिस्ट लोगों ने हिंदू भक्तों को जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो रहे थे उन्हें वार्न किया कि अगर कोई भी अमरनाथ यात्रा के लिए आगे बढ़ता है तो वो अपने घर वापस नहीं लौट पाएगा। जिसके रिप्लाई में भारत के एक सिंगल पॉलिटिशियन बाला साहेब ठाकरे ने इन टेररिस्टों को वार्न किया कि अगर अमरनाथ यात्रा के दौरान एक भी भक्त पर अटैक होता है तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि एक भी मुस्लिम या एक भी सिंगल प्लेन पूरे कंट्री से हज यात्रा के लिए रवाना नहीं हो पाएगी। जिसके बाद अमरनाथ यात्रा सक्सेसफुली कंप्लीट हुई और एक भी भक्तों पर अटैक भी नहीं हुआ। इन सभी इंसिडेंट के बाद बाला साहेब का मेन फोकस हिंदुओं की रक्षा करने और उन्हें उनके अधिकार को दिलाने की ओर हो गया, जिसमें उनकी बहुत सारी स्पीच वायरल हुई जो कि एंटी मुस्लिम थी। आपने कहा था बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ से हटाएंगे, हमारे यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक, चाहे तो पाकिस्तान में जाओ मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये है। 1992-93 में जब मुंबई बॉम्ब अटैक हुआ तो उन्होंने डायरेक्टली मुस्लिमों को मारने का आदेश दे दिया और कहा अगर बॉम्बे में रहना है तो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना होगा, नहीं तो हम इन्हें अपने हिसाब से फॉलो करवाएंगे। और बॉम्बे बम ब्लास्ट के बाद इन्होंने खुद अपने शिव सैनिकों को 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद इन्हें इसके लिए जेल भी हुई। उदाहरण देता हूँ, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। आप ये मानते? अब इसके बाद बाला साहेब की पार्टी में उनके भतीजे राज ठाकरे की एंट्री होती है, जो शिवसेना पार्टी यूथ विंग भारतीय विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष बनाए गए। वहीं 1989 में बाल ठाकरे ने शिवसेना का मुखपत्र सामना की शुरुआत की। 1995 में शिवसेना बीजेपी से मिल जाती है, क्योंकि उस टाइम बीजेपी भी हिंदुओं को ज्यादा महत्व देती थी और उनके अधिकार के लिए खड़ी रहती थी। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन 1995 को शिवसेना पार्टी जीत जाती है, बट फिर भी बाला साहेब ठाकरे खुद को सीएम न बनाते हुए मनोहर जोशी को महाराष्ट्र का नया चीफ ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। बट वो बात अलग थी कि सारे डिसीजन बाला साहेब ठाकरे के होते थे। अगर आप चीफ मिनिस्टर बनते तो आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छी तरह से सरकार चलाते? फर्क क्यों है, क्या कुछ नहीं पड़ता इसमें। मैं बैठ के भी करा, जैसे कि वो मैं कहता हूँ रिमोट कंट्रोल की मैं बात करता हूँ, तो रिमोट कंट्रोल से भी आप यहाँ बैठ के टीवी के चैनल्स बदल सकते हैं, तो टीवी चैनल यहाँ से बैठ के बदल सकते हैं, तो गवर्नमेंट भी कोई इधर उधर हो जाए तो बातें बदल सकते हैं। वहीं सबको ये लगने लगा था कि आगे राज ठाकरे ही शिवसेना की कुर्सी संभालेंगे। बट 2003 में बाला साहेब के बड़े बेटे उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज होकर राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना से अलग होकर एक नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया, जिससे बाला साहेब ठाकरे को बहुत दुख हुआ। वो चाहते थे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई साथ होकर इलेक्शन लड़े। उन्होंने कई बार इसके लिए इशारा भी किया, बट दोनों भाइयों के बीच की दूरी कभी कम नहीं हो पाई। इसी बीच 17 नवंबर 2012 को महाराष्ट्र पूरी तरह से बंद पड़ गया। हार्ट अटैक के कारण श्री बाला साहेब की मृत्यु हो गई। उनको अंतिम विदाई देने के लिए पूरा महाराष्ट्र उमड़ पड़ा और उन्हें 21 तोपों की सलामी देकर विदा किया गया। अभी फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन चालू होने वाले हैं, जहां पर 20 नवंबर को एक ही चरण में पूरे 228 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को देखने को मिलेगा। खैर, आप किसे महाराष्ट्र के नए सीएम के रूप में देखना पसंद करेंगे? कमेंट में उसका नाम बताएं। और आपको बाला साहेब का कैरेक्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।